अपने बेसिक स्लाइड्स के ऊपर। देखिए, हमारे जीवन में अगर हम देखें तो हमारे सभी के एक बेसिक ड्रीम होते हैं या बेसिक सपने होते हैं, जिनको हम बुनियादी सपने बोलते हैं। और हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे ये सारे सपने जो है वो पूरे हो सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हर किसी का ड्रीम होता है कि उसको रिकॉग्निशन मिले, या उनको लोग जाने पहचाने, या उनका मान सम्मान हो, या उनको लोग जानना शुरू करें। हर किसी का ड्रीम होता है कि हमारे पास एक बड़ी कार हो या एक लग्जरी कार हो, जिससे हम और हमारी जो फैमिली है वो अच्छे से उस लग्जरी लाइफ को या उस कार को एंजॉय कर सके। हर कोई अपना घर चाहता है, अपना खुद का बंगला चाहता है या खुद का फ्लैट चाहता है, ताकि वो रेंट पे या किराए पे ना रह के अपने खुद के घर का ड्रीम वो चाहता है। हर कोई चाहता है कि हमारे जितने भी परिवार में जो फीमेल्स है या हम खुद है वो ज्वेलरी से भरपूर रहे, या हमारे खुद के पास इतनी ज्वेलरी हो कि हम दिखा सके लोगों को, या हमारे पास उतनी ज्वेलरी होनी चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास बेस्ट एजुकेशन हो हमारे बच्चों के लिए, या हम अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाएं। हम फॉरेन ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ये सारे हमारे बेसिक ड्रीम्स हैं। हम बैंक बैलेंस में बहुत सारा पैसा चाहते हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमें टाइम फ्रीडम भी मिले, ताकि हम कहीं पे भी जा सकें या कहीं पे भी आ सकें, या किसी को हमें पूछना ना पड़े कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास हो कि हम जो भी चीज लेना चाहे उसके लिए हमें सोचना ना पड़े कि हमारा बजट बिगड़ जाएगा, या इसको कैसे एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे इसको लेके। इसके साथ साथ हम घूमना भी चाहते हैं बहुत सारी जगहों पे, पहले वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो। लेकिन ये सारे बेसिक ड्रीम जो है ना, वो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि ये सारे ड्रीम्स पूरे हो जाए, या सारे ड्रीम्स हमारे जो है वो हासिल होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी जो एक आम आदमी की जो इनकम सोर्स है वो उस लेवल्स की नहीं है कि ये सारे ड्रीम्स वो पूरे कर पाए, और इसीलिए इसको सपना कहा गया है। लेकिन अगर हम इन सपनों के साथ साथ अगर अपनी इनकम को नहीं बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कॉम्प्रोमाइज वाली जीवन होती है या कॉम्प्रोमाइज वाली जो लाइफ होती है वो स्टार्ट होती है। हम बहुत सारा एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। और जब भी आपने सोचा होगा कि जब आप बच्चे थे या छोटे थे, तो हम बहुत बार जब प्लेन को देखते थे तो हमें लगता है कि ये प्लेन में मैं भी बैठूंगा, या इस प्लेन में मैं भी बैठना चाहूंगा। या जब भी हम कोई अच्छा सा घर या अच्छा सा बंगलो देखते थे तो हमें लगता था कि ये ऐसा बंगला मेरा भी होना चाहिए। या कोई गाड़ी अगर हम देखते थे तो हमें लगता था कि ये गाड़ी हमारे पास भी होनी चाहिए, हमारे परिवार के पास भी होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हम परिस्थितियों के साथ या हम सारी कंडीशन के साथ हम समझौता करना शुरू करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं। लेकिन आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी चीजें आप पा सकते हैं। लेकिन आरसीएम में हमें बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम सभी के पास नॉलेज नहीं है। जो व्यक्ति जॉब करता है उसको जॉब का नॉलेज है, जो व्यक्ति बिजनेस करता है उनको बिजनेस का नॉलेज है, जो व्यक्ति हाउसवाइफ है उनको हाउस घर कैसे चलाना है उनका नॉलेज है। यानी हम इस सभी को अपने अपने फील्ड का नॉलेज है। लेकिन जब तक हम सिस्टम को कैसे करना है, आरसीएम को कैसे करना है, उसको जब तक हम नहीं सीखेंगे, तब तक हम बड़ी मुकाम पे या बड़े लेवल्स पे नहीं जा पाएंगे। आज हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ ट्रेनिंग के माध्यम से, सिर्फ सीखने के माध्यम से आज बहुत सारे लेवल्स को उन्होंने अचीव किया है। और हर बार यूनिक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिजिकल डिजिटल सारे ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और बिल्कुल हम ये सारी चीजें फ्री में अवेलेबल कर रहे हैं। आज जिससे हम कनेक्ट हुए हैं वो जूम है, यूट्यूब है, इनका कोई पैसा नहीं लग रहा है या इनका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। आप चाहो तो अपने टीम को इन सारे सेशंस में बिठा के, इन सारे सेशंस की इंपॉर्टेंस बता के आप इन सारे प्रोग्राम पे उन सभी लोगों को बिठा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बदलाव जो है वो टाइम टू टाइम होता रहा है, और अभी जो बदलाव हो रहा है वो बहुत फास्ट हो रहा है। पहले बहुत सारे बदलावों को 10 साल 20 साल ऐसा समय लगा था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो बदलाव जो है या चेंजेस जो है इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा तेजी से होना शुरू हो गया है। अगर हम देखें तो चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, यानी प्रकृति परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता है, समय उसे बदल देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसमें जिसमें आपने देखा होगा कि जिन व्यक्तियों ने अपने आप को नहीं बदला, वो आज बहुत सारे चीज लोग जो है वो गायब है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम में से बहुत सारे साथियों ने पीसीओ देखा होगा, जहां पे हम कॉइन डाल के लोगों को फोन करते थे या परिवार में कॉल करते थे। आज अगर आप देखेंगे तो सभी जगह पे वो जो पीसीओ है या जो डब्बा होता था वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। आज अगर हम देखेंगे तो जब से व्हाट्सएप आया है या बहुत सारी चीजें आई है, तब से जो जेरॉक्स वाले हैं वो गायब हो गए हैं, इंटरनेट या साइबर कैफे वाले जो है वो गायब हो गए हैं। बहुत सारे और जो साथी हैं वो अगर आप देख पा रहे हैं, जो उन लोगों ने अपने आप को नहीं बदला है वो कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं। तो ये सारा बदलाव का नतीजा है। अगर हम चेंजेस के साथ नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बदलाव को एक्सेप्ट करें, उसमें ढलना शुरू करें और अपने आप को परिवर्तन करना शुरू करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। एक एग्जाम्पल लेते हैं,
कि जैसे आप कम्युनिकेशन सिस्टम को देखते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी अगर आप देखेंगे तो पिछले बहुत सारे वर्षों में ये बदला है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पहले हमें अगर आपने वो गाना सुना होगा कि कबूतर जा जा जा, यानी पहले के दौर में कबूतर के द्वारा ही हम मैसेज भेजा करते थे या चिट्ठी भेजा करते थे या कोई संदेश आपको भेजना होता था तो पुराने जमाने में उसको उपयोग में लिया करते थे। लेकिन जैसे ही पोस्टमैन आया या ये सुविधा अवेलेबल हुई तो कबूतर जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं। इसके साथ साथ जैसे ही मोबाइल फोन आए या टेलीफोन आया तो हम देख पा रहे हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों ने लास्ट पोस्ट कार्ड कब लिखा था वो हमें खुद को याद नहीं कि अपने परिवार में हमने उसको कब लिखा था। और जब मोबाइल आ गया है आज के जमाने में तो हमने टेलीफोन के डब्बे भी साइड में रख दिए हैं, हम खुद अपने अपने फोन से ही सारी चीजें करना शुरू कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि चेंजेस इन कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। जैसे इन संचार प्रणाली में परिवर्तन हुआ है उसी तरह बहुत सारे जगहों पे बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। अगर उस बदलाव को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस बदलाव को अगर हम उसमें परिवर्तन नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे हमें आने में या आगे बड़े लेवल्स पे जाने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इस बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पुराने पैटर्न को आपको बदलना पड़ेगा। जब तक पुराने पैटर्न हम नहीं बदलेंगे तब तक काम जो है वो बहुत स्पीडली नहीं बढ़ पाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं फोटो में ये गाय है और यहाँ पे लिखा है कि गाय दूध देती है। तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, जो लोग यहाँ पे जो जूम पे जुड़े हैं वो लोग कमेंट कर सकते हैं कि वाकई में गाय दूध देती है क्या, यस और नो। देखिए आप सब कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप सभी लोग सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा मेरे ख्याल से सेटिंग में शायद चैट बंद कर रखी है। हाँ मैंने अभी ओपन कर दिया सेटिंग। तो बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं कि गाय जो है वो दूध देती है। तो अगर हम पुराने पैटर्न को नहीं बदलेंगे तो गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। यानी कभी आपने किसी गाय को नहीं देखा होगा जो खुद आके दूध देना शुरू करती है, हमें मेहनत करके उसको दूध को निकालना पड़ता है। तो जो दिमाग में पुरानी धारणाएं बैठी हुई है, पुरानी चीजें बैठी हुई है, उनको कहीं ना कहीं आपको निकालना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुराने पैटर्न को बदलने में अगर हम देखेंगे तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसका जवाब भी आप यस और नो में दे सकते हैं चैट बॉक्स में या इसमें। बहुत सारे लोग मिक्स में जवाब दे रहे हैं क्योंकि जैसे पहली स्लाइड का आंसर जवाब गलत निकला तो लोग कंफ्यूज हो गए कि हो सकता है कि इसका जवाब नो हो। तो कुछ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यस बोल रहे हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो वैसे ही आप खोने वाले हैं। तो बहुत जल्दी आपको कुछ करने की जरूरत है, अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप खो सकते हैं। लास्ट इस स्लाइड का जो पुराना पैटर्न है उसको अगर हम देखें तो दर्द के आगे जीत होती है, यस और नो। दर्द के आगे जीत है। तो दर्द के आगे दर्द जीत नहीं होती है, दर्द के आगे दर्द ही होता है, उसके आगे सीखते हैं तो जीत होती है। तो जब तक हम पुरानी चीजों को या पुराने पैटर्न्स को नहीं बदलेंगे तब तक हम नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो चीजें है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और हमारी जो स्पीड है वो बहुत सारे जो नए लोग आ रहे हैं उनसे बहुत धीमी होगी, उनसे बहुत स्लो होगी। आज अगर हम कंपनी की तैयारी देखें तो वो वर्ल्ड क्लास तैयारी कर रहे हैं, बड़े लेवल्स पे तैयारी कर रहे हैं, और उसके दिशा में अगर हम अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कंपनी की स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो स्पीड है उसको हम मैच नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को बदलने की, और हमें ये सारी चीजें जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम है उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जहाँ पे जैसे हर रोज रात को 8 बजे अलग अलग लीडर्स आते हैं, अलग अलग अपनी अपनी वो चीजें बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है, कैसे वो आगे काम कर रहे हैं। और ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें सारे सीक्रेट आपको बताए जाते हैं। भाई दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जिसमें आप जब भी सीक्रेट बताते हो तो बिजनेस आपका कम होता है, लेकिन एकमात्र ये बिजनेस है जिसमें आप जितने अपने सीक्रेट्स आप बताएंगे कि आपने कैसे बिजनेस को बिल्ड किया, कैसे अपनी टीम को डेवलप किया, तो ऑटोमेटिकली आपके नीचे और जो बिजनेस है वो बढ़ना शुरू होता है। देखिए एक स्लोगन यहाँ पे लिखा है कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि आज जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने पैटर्न से आपको निकल के नए पैटर्न में आपको ढालना होगा, नए पैटर्न में अपने आप को अपडेट करना होगा। अब अभी भी अगर हम सिर्फ पुराने तरीके से प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, पुराने तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, तो लोग नहीं समझने वाले हैं क्योंकि चीजें बदल रही हैं। उसके साथ साथ हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो भी बदलना चाहिए। अगर वो वक्त रहते नहीं बदला तो बहुत सारे लोग जो है वो जो पीछे से आए हुए लोग हैं वो आगे निकल पाएंगे। तो
अगर हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में आरसीएम काम करता है, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके पीछे अगर हम देखें तो बहुत सारा डेटा जो है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं लोगों को समझाने के लिए। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो लगभग इस एसोसिएशन को लगभग 45 साल हो गए हैं, और लगभग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो 70-80 सालों से पूरी दुनिया में काम कर रही है। लेकिन अब भी जब हम आरसीएम के बारे में लोगों को बताने जाते हैं तो बहुत सारे रिजेक्शन हमें मिलते हैं कि ये तो वही काम है जिनके पास कोई काम नहीं होता है, या आप भी फंस गए क्या, या प्रोडक्ट यूज करने से कौन सा पैसा आता है। तो जब तक हम उनको डेटा नहीं बताएंगे, जब तक हम उनको पूरे वर्ल्ड का सर्वे नहीं बताएंगे कि कितना बड़ा काम ऑलरेडी पहले पूरे देश में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, तब तक वो इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले हैं, तब तक वो आपके साथ काम नहीं करने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इस डेटा को यूज करें। अगर हम वर्ल्ड के डेटा को देखें WFDSA के माध्यम से, तो लगभग पूरी दुनिया में पिछले साल 14 लाख करोड़ से ज्यादा का जो व्यापार है वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से गया। तो कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ा व्यापार जो है वो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है। और इसको अगर हम देखें तो बहुत सिंपल वर्ड में हमें लगा कि 14 लाख करोड़ जो है वो बहुत इजी है बोलने में, लेकिन जब आप इसको पेपर पे नोट करेंगे ना, जितने लोग पेपर पे नोट कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले लिखिए 14 लिखिए, उसके आगे 1 लाख के जीरो लगाइए। 1 लाख में जीरो कितने होते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप कमेंट करके कितने जीरो होते हैं लाख रुपए में। 6 जीरो होते हैं, 6 नहीं होते सर, 5 जीरो होते हैं। तो ये 14 लिख के फिर आपको 5 जीरो लगाने हैं, तो 5 जीरो लगाइए, और उसके बाद आपको लगाने हैं करोड़ के जीरो। तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 1 करोड़ में? 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। अब उसके पीछे 7 जीरो आप लगा लीजिए। अब जिस भी लैंग्वेज में आपको गिनती आती है, हिंदी में आती है, इंग्लिश में आती है, या और कोई आपके लोकल लैंग्वेज में आती है, तो उसको गिनना शुरू करिए। जैसे अगर हम हिंदी में गिनेंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, या इंग्लिश में अगर हम गिनेंगे तो यूनिट, 10, 100, 1000। तो आपकी सारी गिनतियां जो है वो फेल हो जाती है। इतने लाख करोड़ का व्यापार जो है वो पहले से डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से किया जा रहा है, और अभी भी हम इसको एक छोटी इंडस्ट्री समझ रहे हैं। हम इसको ऐसा काम समझ रहे हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसा काम समझ रहे हैं जो ये कोई काम नहीं करता है, या लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, या बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चीजें बदल रही हैं। अगर आप ये डेटा को यूज करेंगे तो आप ठीक से उनको जवाब दे पाएंगे कि बहुत बड़ा व्यापार जो है वो ऑलरेडी पूरे दुनिया में किया जा रहा है। इंडिया की रैंक की अगर हम बात करें तो लगभग 170 देशों में से पिछले साल इंडिया का जो रैंक था वो 12th पोजीशन पे था। अभी रिसेंट लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इंडिया का जो रैंक है वो 11th पोजीशन पे है। और पिछले 3-4 साल की अगर हम बैक हिस्ट्री अगर निकाल के देखें डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में, तो पहले इंडिया का जो स्थान था वो 19वां था, फिर 15वां स्थान हुआ, फिर 12वां स्थान हुआ, और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो स्थान है वो 11वें पोजीशन के है। तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि इंडिया का जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का वो बढ़ रहा है। इंडिया की जो स्टेज है डायरेक्ट सेलिंग की वो बढ़ रही है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लॉ लेके आ गए हैं, एक कानून लेके आ गए हैं। और कोई भी गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री के लिए ऐसी कानून नहीं लाती है जब तक उनको नहीं लगता है कि इस इंडस्ट्री की वजह से देश को या उस पार्टी को कुछ फायदा मिलेगा, तब तक वो काम नहीं करते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के काम है वो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कर रही है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो आरसीएम में पहले हमें चेक मिला करता था, या हमें चेक को उस अकाउंट में डालना पड़ता था, या सारा जो पैसा है वो हमें कहीं ना कहीं वाइट के रूप में मिलता है। और गवर्नमेंट जो है वो जब जनधन योजना लेके आई या बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए लेके आई, तो वो बहुत सालों बाद लेके आई, लेकिन आरसीएम पहले से ही उसके ऊपर काम कर रहा है। यानी डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर जो है वो आरसीएम कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो महिला सशक्तिकरण है, या जो महिला बिल जो पास हुआ है, वो उसके ऊपर आरसीएम पहले से ही काम कर रहा है। आरसीएम पहले से ही वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो ये बहुत सारे जो उद्देश्य जो गवर्नमेंट के हैं उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या आरसीएम जो है वो बेहतरीन काम कर रही है। इसके साथ साथ कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो आपके सपोर्ट करती है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो है वो बढ़ने वाला है? तो एक रिपोर्ट है फिक्की और केपीएमजी की, जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो इंडिया में सन 2025 में, यानी आने वाले 2 साल बाद, इंडिया का जो बिजनेस है वो होने वाला है 64,500 करोड़ का। यानी लगभग अभी जो बिजनेस है लगभग 20-22 हजार करोड़ के आसपास, उसमें से लगभग ये 3 गुना बढ़ने वाला है। 300% की इसमें ग्रोथ आने वाली है। अब अगर हम नहीं करेंगे तो भी ये 300% की ग्रोथ आएगी, 64,500 करोड़ ये बिजनेस जाएगा। लेकिन अभी हम अगर हम करना शुरू करते हैं तो हमें इस 64,500 करोड़ में हमारा और हमारी टीम का कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, जिससे हमें और पूरी टीम को जो है वो कुछ ना कुछ इनकम आना शुरू होगी। तो बड़े लेवल्स पे इसको सोचना पड़ेगा, बड़े लेवल्स पे आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक बड़ी टीम का निर्माण कर पाएंगे, बड़े लेवल्स पे आप जा पाएंगे। बड़े बिजनेस के रूप में अगर आप देखेंगे तभी जाके आप बहुत बड़ा काम इसमें कर सकते हैं।
और कुछ की फीचर्स है जिसमें अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो एक बेहतरीन कंट्री है, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग बहुत इजीली किया जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। उसके कुछ की फैक्टर्स है, जैसे सबसे पहला फैक्टर अगर हम देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, यानी हम पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है मई 2023 के बाद से। पहले चाइना नंबर 1 पे था, लेकिन अब इंडिया जो है वो नंबर 1 पोजीशन में है पॉपुलेशन वाइज पे। अब बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि यार पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई दर बढ़ेगी, या चीजें महंगी होगी। ये सारी चीजें होने वाली है, लेकिन अगर आप दूसरी दुनिया को देखो तो इंडिया को बाकी देश जो है वो एक ग्लोबल मार्केट की तरह देख रहे हैं। बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो है वो इंडिया में आके अपनी कंपनी को शुरू करना चाहते हैं, अपने काम को शुरू करना चाहते हैं। तो उसका एकमात्र कारण है इंडिया की पॉपुलेशन, क्योंकि जिस देश की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां वहां पे प्रोडक्ट का कंजम्पशन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का यूज ज्यादा होगा, और ऑटोमेटिकली आप कुछ भी चीज लाएंगे तो उसकी सेल करने में आपको ईजी होगा, आपको उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर सकता है। सेकंड कारण अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी है। अभी बहुत ही रिसेंटली हमने इंडिया में ग्लोबली 5th इकोनॉमी के रूप में हम उभरे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इंडिया का टेलीकॉम इंडस्ट्री देखें तो इंडिया में लगभग 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर है, यानी मोबाइल कनेक्शन या सिम कार्ड कनेक्शन जो है वो लगभग 120 करोड़ सब्सक्राइबर है। हमारी देश की जनसंख्या 140-145 करोड़ के आसपास है, और लगभग सब्सक्राइबर जो है वो 120 करोड़ लोगों के पास है। और इसमें से भी 50% लोगों के पास ग्लोबली 5th इकोनॉमी के रूप में हम उभरे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इंडिया का टेलीकॉम इंडस्ट्री देखें तो इंडिया में लगभग 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर है, यानी मोबाइल कनेक्शन या सिम कार्ड कनेक्शन जो है वो लगभग 120 करोड़ सब्सक्राइबर है। हमारी देश की जनसंख्या 140-145 करोड़ के आसपास है, और लगभग सब्सक्राइबर जो है वो 120 करोड़ लोगों के पास है। और इसमें से भी 50% लोगों के पास जो है वो स्मार्टफोन है। तो कहीं ना कहीं आपको लोगों से कनेक्ट होने के लिए बहुत ईजी है। आज डिजिटल वर्ल्ड में हम जूम कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, यूट्यूब से आप सिखा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों के माध्यम से आप अपने टीम को बहुत जल्दी आप ट्रेन कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप आगे लेके जा सकते हैं। अगला रीजन है कि इंडिया की जो औसमत उम्र है, यानी इंडिया जो है वो यंगेस्ट देश है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें हमारी जो औसमत उम्र है यंग कंट्री की वो 28.7 ईयर्स की है। वहीं अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देश जो है वो बूढ़े होते जा रहे हैं, उनकी जो औसमत उम्र है यंग लोगों की वो लगभग 35 साल, 40 साल, 45 साल के आसपास है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बढ़ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपको एंथुजियाज्म चाहिए, आपको भागने की वो स्पीड आपको चाहिए जो यंग लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये सारे रीजन